अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। पाकिस्तान में दहशत गर्दी का जो मसला है उसको डील करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है, जिसको तहरीक इंसाफ बॉयकॉट करती है। और अब इस पर जो बयानिया सामने आ रहा है, जिस तरह से हुकूमत ने भी कहा और एमल वली ख़ान साहब ने भी इस हवाले से गुफ्तगू ये की कि तालिबान की हमदर्दी की वजह से PTI ने शिरकत नहीं की इस इजलास में। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का अगर मौक़िफ़ देखा जाए तो वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल है, ये वाहिद रास्ता है तालिबान को टेबल पर लेकर आने का। गंडापुर साहब ने यह भी कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब भी अब तालिबान को कन्विंस नहीं कर सकते बात करने के लिए, लेकिन मैं कर सकता हूँ। इसके साथ साथ जो गुड और बैड तालिबान की डिबेट है, अनफॉर्चुनेटली दोबारा से उसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं उसमें मोहम्मद सादिक ख़ान, जो कि नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान है पाकिस्तान के, उनका काबुल का दौरा है, जिसके बाद ये बताया गया कि अब कुछ लचक का मुजाहरा किया जा रहा है TTP के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस को लेकर अफ़गान तालिबान की तरफ से। ये भी कहा गया कि वज़ीर तजारत जो अफ़गानिस्तान के हैं वो ईद के बाद पाकिस्तान का दौरा करेंगे। और एक और डेवलपमेंट जो है वो अमेरिका और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से है, जहाँ पर उनके नुमाइंदा ख़ुसूसी और उनके जो साबिक़ अमरीकी सफ़ीर बराए अफ़गानिस्तान भी हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद, वो काबुल में वापस आए हैं। और ये कहा गया कि जो $10 मिलियन का इनाम था सिराजुद्दीन हक्कानी पर, वो अमेरिका ने हटा लिया है। और एक बहुत अहम प्रिजनर जो अमेरिका का तालिबान की जेल में था उसको भी रिहा कर दिया गया है। तो ख़ित्ते में ये डायनामिक्स जो चेंज हो रहे हैं, इसका पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन पर क्या असर पड़ेगा, और PTI का और वफाक का जो एक चपकलिश की सूरत हाल हम देख रहे हैं, इसको कौन हल करवा सकता है और हल क्या है दहशत गर्दी को ख़त्म करने का। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा हैं। शौकत यूसुफजई साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। ताहिर खान साहब मौजूद होंगे, अफ़गान उमूर के माहिर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे आगाज़ करता हूँ शौकत साहब। हुकूमत ने तो इससे पहले अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया है तहरीक इंसाफ के ऊपर कि जिस तरह से आपने रीसेटलमेंट ऑफ TTP फ़ाइटर्स का प्लान दिया तो आप पर ज़िम्मेदारी आयद होती है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात की। एमल वली साहब से जब सवाल हुआ कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ शामिल क्यों नहीं हुई, तो उन्होंने ये कहा कि हर वो इजलास जहाँ दहशत गर्दी ख़त्म करने की बात हो रही होगी, वहाँ PTI इसलिए नहीं आएगी क्योंकि एक तालिबान फ्रेंडली जमात है आपकी और दहशत गर्दी ख़त्म करने में आपको इंटरेस्ट नहीं है। और तालिबान का स्पोक्स पर्सन भी कह दिया। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको आप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अमल वली को आप इतना संजीदा ना लें। वो अगर संजीदा होते तो आज उसकी पार्टी का ये हाल ना होता। लेकिन जहाँ तक अमन अमान के सूरत हाल का ताल्लुक़ है तो उस वक्त अवामी नेशनल पार्टी के दौर में जो अमन अमान के सूरत हाल का ताल्लुक़ था, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई। तो देखिए, ये एक ऐसी फेनोमेना है कि दहशत गर्दी कोई भी इम्पोर्ट नहीं कर सकता, ना कोई अपने ऊपर मुसल्लत कर सकता है। ये गलत बात है। मैं कहूँ कि जी फ़लाँ लेकर आया, फ़लाँ लेकर आया, ये बहुत अजीब सी बात है। एक फ़ैसला हुआ था, उसमें सारे यानी मुशावरत हुई थी इदारों में। उस मुशावरत में शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के लोग भी मौजूद थे, बाकायदा सारे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये फ़ैसला हुआ था। और अब जो ज़्यादातर इम्प्लीमेंटेशन है वो तो शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुई। तो बात यह है कि वो गलत था, ठीक था, वो फैसला वो सब ने मिलकर किया था। गलत हुआ तो गलत है, अगर कोई कहे सही है तो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये कहना कि जी एक पार्टी उसके रिस्पॉन्सिबल है, तो मेरे ख्याल से ज्यादती होगी। जो भी फैसले होते हैं, अभी भी जैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, उसमें जो भी फैसला हुआ, अगर ये सारी पार्टियां मिलकर करेंगी, और कल अगर वो फैसला गलत होता है तो सिर्फ एक पार्टी को मुल्ज़िम नहीं ठहराया जा सकता। शौकत साहब, हर कोई चाहता है शौकत साहब जो एमल वली साहब ने भी टर्म यूज़ की कि आप तालिबान के हमदर्द हैं, आपको लगता नहीं कि इस एक्यूजेशन को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है तहरीक इंसाफ को, कि वो कैटेगोरिकली डिनाई करें कि हम तालिबान को सपोर्ट नहीं करते? नहीं, देखें, अगर इस बात के ऊपर कि हमने कहा था कि जी मुज़ाकरात हो जाएं, और मुज़ाकरात वाहिद हल है, किसी भी अगर आप 10 साल भी जंग कर लें तो एंड पे आपने मुज़ाकरात करने होंगे। तो ये बात अगर हम मुज़ाकरात के हामी रहे हैं तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम दहशत गर्दी को परवान चढ़ा रहे हैं या दहशत गर्दी को हम कहते हैं कि ख़त्म ही ना हो। ये इल्ज़ाम लगाना बहुत ही अजीब सा है। अब वो है नहीं प्रोग्राम में, तो लिहाजा मैं उन पर ज़्यादा बात नहीं करता। लेकिन मेरे ख्याल ये है कि कोई भी
अगर सूबे में हमारी हुकूमत है या मरकज में किसी और की हुकूमत है, तो कोई हुकूमत नहीं चाहती कि उसके लिए अमन अमान का मसला बने रहे। हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है कि अमन हो, ताकि तरक्की हो। अब ये कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है वो कोई ऐसा तो नहीं है कि वो लोकल जनरेटेड चीज़ है। ज़ाहिर है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में एक सूबा जितना रिस्पॉन्सिबल होता है उससे ज़्यादा वफाकी हुकूमत रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि बॉर्डर तो उनके कंट्रोल में है। तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो मिल बैठकर ये चीज़ें हल हो सकती हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि अगर उस दिन हुकूमत ईगो से काम ना लेती और पीटीआई को इजाज़त मिल जाती इमरान खान से मुलाकात की और वो चीज़ें डिस्कस करके मीटिंग में आ जाते, तो क्या होता? कुछ बात तो नहीं होती ना। आज एक पेज पर होते हम, लेकिन ये बदकिस्मती है कि हुकूमत नहीं चाहती कि हम एक पेज पर आ जाए। सही। जाहिद खान साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये एमएल वली साहब जो बात कर रहे हैं, यही बात ख्वाजा आसिफ साहब भी कर चुके हैं, हुकूमत भी यही बात करती है। लेकिन ये कहना कि जब रीसेटलमेंट की पॉलिसी आ रही थी तो वो सिंगल हैंडेडली किसी एक शख्सियत ने कर दिया, या जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब ने बाजवा साहब का नाम ले लिया, क्या काबीना का फ़ैसला नहीं था वो? और काबीना तो रिप्रेजेंट करती है हुकूमत को। दूसरी चीज़ ये कि ये जो इल्ज़ाम है, जो जिस तरह से शौकत साहब ने भी बात की कि सिर्फ सूबे को सिंगल आउट तो नहीं कर सकते, अब वफाक ने मैनेज करना है इसको, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली क्यों नहीं जाती उस तरह से? देखिए जी, ऐसा नहीं जो कह रहे कि जब मुज़ाकरात हुई थी और मुज़ाकरात में जो उनको फ्री हैंड मिला था या उनको आबाद करा दिया, 40,000 लोग लेके आए थे। आपको याद होगा कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, लेकिन बदकिस्मती ये देखे कि वो उसी मीटिंग में भी शरीक नहीं हुआ था जो उसकी हुकूमत की मीटिंग थी, और जिसमें हमारे एजेंसीज भी थे और हमारे लाइन फोर्सेस भी थे और अपोजिशन भी थी। लेकिन ये लोग ये खुद जिसकी जिम्मेवारी थी, देखिए कुछ भी हो जिम्मेवारी हुकूमत वक्त की होती है। अभी उसके बाद जब उन लोगों को आप आबाद किया और जब यहाँ शोर पड़ा और लोग, आपको याद होगा, खुद उठे, पासून एक जगह बना और उस पासून की वजह से जब सारे लोग रोडों पे आए तो फिर इनको पता चला। और आपको याद होगा स्वात में ये गढ़ में एक कैप्टन को जब किडनैप किया और साथ एक डीएसपी को किडनैप किया, फिर इनको होश आया कि हमने गलत किया। वो लोग तो जिस वक्त आए तो उस वक्त फिर जो सदर साहब ने 100 लोग जिनको सजाई मौत वाले भी थे उसको छोड़ वो कहाँ गए? अच्छा, फिर वो याद होगा, वो आपको नजर आ रहे थे जमान पार्क लाहौर में, क्योंकि स्वाद के लोग थे, हम तो उनको जानते थे। मैं ये नहीं, देखिए ये सूबे का बिल्कुल मरकज का काम होते हैं, लेकिन सूबा उसको रिक्वेस्ट करते हैं। 18 अमेंडमेंट के बाद ये सारे इख्तियार प्राइम्स के पास होते हैं। अगर बॉर्डर पे कोई जंग हो रहा है और फेडरल गवर्नमेंट खामोश है तो ये गलती है, लेकिन अब बॉर्डर पे तो नहीं हो रहा है। वो तो अंदर जो आए हुए वो आइसोलेशन में अटैक्स करते हैं, ठीक है, वो तो ज्यादातर जिम्मेवारी तो सूबे की होती है। हाँ, अगर जहाँ पे सूबे, आपको याद होगा अभी एमएल वली खान या उनके पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं जवाब दे, उनके वक्त में जब मैं, चूंकि उस वक्त उस पार्टी में मैं था, हमने मुज़ाकरात की थी। देखिए मुज़ाकरात उससे होती है जिस तरह अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मसला अलग अलग है। जो पख्तूनख्वा में है वो तो टीटीपी लोग है, वो तो अलग अपना चीज चाहिए, किससे मुज़ाकरात करे। हमने मुज़ाकरात की थी ना, उस मुज़ाकरात में क्या नतीजा निकला था? नहीं, जायद साहब एमएल वली साहब ने एक और बात भी की है, इशारा शहबाज शरीफ साहब की तरफ था। उन्होंने ये कहा कि जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने कहा दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जब वज़ीर आला पंजाब थे तो कह रहे थे कि दहशतगर्दी पख्तूनख्वा में कर लें, पंजाब में ना आए, हमें कोई मसला नहीं है। देखिए मेरे ख्याल में से क्रिटिकली तो नहीं कहा था। अगर इशारों में कहा होगा तो जाहिर है इसमें अगर कहा भी होगा तो गलत था, क्योंकि ये एक पाकिस्तान है, चाहे कहीं भी दहशतगर्दी हो रही हो, पख्तूनख्वा में हो रही या बलूचिस्तान में हो रही हो या सिंध में हो रही या पंजाब में हो रही है, ये हम एक मुल्क है। अगर हम डिवाइड हो जाएंगे तो फिर तो जाहिर है कि दुश्मन तो ज्यादा फायदा उठाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हमें इस चीज को, इस वक्त जो कुछ हुआ है उसको छोड़ दे, अभी हमें आगे चलना चाहिए। अभी जो शहबाज शरीफ का ये जो अभी मीटिंग हुई उसके बाद भी उसने कहा कि हम दोबारा बैठेंगे, तो अभी अगर वो बैठे, ये अनाम वाला मसला न बना ले, बेशक वो जाके मिल ले, बेशक जाके मिल ले उनसे, लेकिन देखिए ना आज भी अगर हम बैठे और इसके लिए हम एकजा हो तो हम
मुकाबला कर सकेंगे। ठीक अगर है, हम मतलब यकजा होना पड़ेगा आप जो कह रहे हैं। ताहिर खान साहब, आपकी तरफ आऊँगा। इससे पहले कि जो मोहम्मद सादिक साहब का दौरा काबुल है उस पर मैं आपसे सवाल करूँ, क्या पख्तूनख्वा के अंदर ये पॉसिबल भी है कि एंटी तालिबान पॉलिटिक्स की जा सके? क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ जो लोग उनसे गिला करते हैं उस तरह से कन्फ्रंट नहीं कर रही तालिबान को, तो जिन लोगों ने किया था उनका क्या हुआ? बिलोर ख़ानदान का क्या हुआ? ANP ने जितनी लाशें उठाई क्या हुआ उनका? आपको लगता है ये पॉसिबिलिटी है वहाँ रह कर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करने के बावजूद इतना एंटी तालिबान स्टांस लेना, और ये पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से PTI सॉफ्ट दिखाई देती है उन पर आपको? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। एक चैलेंज तो है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, सबके लिए, उसमें मैं किसी को सिंगल आउट नहीं करूंगा, लेकिन TTP मेरे ख्याल में देखती है कि कौन सी सियासी पार्टी उनके खिलाफ उस तरह ओपनली बोलती है और उनकी पॉलिसी क्या है। हालांकि अब उनकी पॉलिसी माजी की निस्बत तब्दील हुई है और वो उनको टारगेट कर रहे हैं जो उनके ख्याल में उनके अहदाफ है। मसलन अभी उनका एक बयान आया है कि सवात में किसी एक वहाँ पर जो कमेटियाँ बनी थी, अमन कमेटियाँ, उसके किसी बंदे को उन्होंने टारगेट किया है और उसके साथ उन्होंने ये लिखा भी है कि ये उनको मतलूब था। तो इस वक्त उनकी पॉलिसी पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं है टारगेट करने का। अच्छा। तो बहरहाल फिर भी सूरत हाल ऐसी है अजीब सी। लेकिन JUI के लोग तो टारगेट हो रहे हैं अब भी। हाँ, JUI के लोग टारगेट हो रहे हैं, लेकिन JUI के लोगों को दाइश ने टारगेट किया है। और आप देखें चंद दिन पहले जो क्वेटा एयरपोर्ट के करीब उनके एक मकामी आलिमी दीन को हदफ बनाया गया है, शहीद किया गया है, तो उसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली है। 2023 में बाजौड़ में बहुत बड़ा हमला हुआ था, जमीयत उलमा इस्लाम के वहाँ पे जो जलसा था उस पे हमला हुआ, 80 तक लोग उसमें शहीद हुए हैं। तो बिलोर ख़ानदान का बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि उनको हदफ बनाया गया है। तो ये है कि ये सिलसिला रहेगा और मेरे लिए मुश्किल है कि मैं कहूँ कि नहीं तहरीक इंसाफ उनको पसंद है और या अवामी नेशनल पार्टी या मुस्लिम लीगों को नहीं पसंद। चंद आपको याद होगा चंद हफ्ते पहले आमिर मुकाम को उन्होंने थ्रेट किया था क्योंकि उनके अभी कोई, तो उनका वो देखते हैं कि उनके ओपनली कौन मुखालिफ है। और ताहिर साहब, इसके अलावा ताहिर साहब इस मसले को हल करने के लिए जो नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक साहब का 2 रोज़ा दौरा हुआ काबुल का, उसके हवाले से बताया गया कि पहली बार अफ़गान तालिबान में TTP को लेकर कुछ लचक दिखाई दे रही है। उनके जो वज़ीर तजारत हैं नूरुद्दीन अजीज़ी, वो भी दौरा कर रहे हैं पाकिस्तान का ईद के बाद, और ये भी कहा गया कि JCC का इजलास भी होगा 15 अप्रैल को। आपको लगता है कि अब कुछ ना कुछ बर्फ़ पिघल रही है और बात करने पे आमादगी दिखा रही है अफ़गान तालिबान की हुकूमत? देखना पड़ेगा कि सादिक साहब वहाँ से जो पैगाम लाए हैं, जो उनकी बातचीत हुई है, यहाँ पर उनको रिस्पांस तो अभी पाकिस्तान का जाना है ना। ये तो जो आपने बातें की है ये वहाँ पर हाँ बिल्कुल डिस्कस हुई है और ये चीज़ें होनी है, लेकिन असल जो पाकिस्तान का मसला है इख्तियार जिसके पास है उनका अब रिस्पांस क्या आएगा। आपको तो याद होगा कि जब 23 दिसंबर को सादिक साहब गए थे, 24 दिसंबर को वहाँ मौजूद थे, नायब वज़ीर आज़म से बैठे हुए थे कि स्ट्राइक हो गई थी बरमल पक्तिका में, तो तलखी पैदा हो गई। उसके बाद अच्छी बात है कि दूसरा दौरा हो गया और वहाँ मुलाकातें भी हो गई। लेकिन आज यहाँ डिस्कशन होगी ना सादिक साहब की, वहाँ जो बातचीत हुई है, यहाँ से अगर मुस्बत चीज़ जाती है तो मेरे ख्याल में वहाँ से भी मुस्बत आने का प्रोग्राम है। TTP का मसला जो है पाकिस्तान पहले से भी वो करता रहा है। TTP का मसला अफगान तालिबान को एक लिहाज से तो मीरास में मिला है ना। अफगान तालिबान, उसमें तो कोई शक नहीं है कि TTP जब 2007 में बनाई थी बैतुल्लाह मसूद ने, तो अफगान तालिबान से इंस्पायर होकर, इसलिए तो TTP उस वक्त से अब तक अफगान तालिबान के अमीर को अपना अमीर समझते हैं। लेकिन आप मुझे एक बयान बता दें कि जिसमें अफगान तालिबान ने TTP को ओन किया हो, कभी भी नहीं किया। TTP कहती है उसको अभी भी अमीर को अपना अमीर समझते हैं। लेकिन अब मसला बड़ा पेचीदा है और पेचीदा मसले को हल करने के लिए थोड़ा सा एक संजीदगी दिखानी पड़ेगी, मजबूरियों को भी देखना पड़ेगा, मुश्किलात को भी देखना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान को ये करेगा कि वो TTP के खिलाफ इस वक्त एक्शन ले, तमाम को या गिरफ्तार करे या उनको कत्ल करे या पाकिस्तान के हवाले करे? ये मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। TTP ने, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान और रियासती इदारों की मेजबानी की है और लेकिन वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। तो लिहाजा इन नज़ाकतों को देख करके मेरे ख्याल में अगर आगे चला जाए तो शायद कुछ बेहतरी हो। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। शौकत साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये जो गंडापुर साहब ने बात की है कि हमें टास्क दे दें, टेबल पर तालिबान को हम ले आएंगे, और उन्होंने कहा मौलाना साहब के पास इतने अब लिंक्स और सोर्सेज नहीं हैं और ना इतना असर व रसूख है कि वो तालिबान को टेबल पर ला सकें। तो पहले तो ज़रा ये जो स्ट्रेटजी थी, क्या ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में भी पुटअप की गंडापुर साहब ने, या सिर्फ ये मीडिया की हद तक एक बयान था? देखिए, मेरे ख्याल से तालिबान या जो अफगान तालिबान है स्पेशली, मैं कहूँगा कि इनका जो कल्चरली और ये चीज़ मिलती जुलती है हमारे जो कबायली इलाके हैं उनकी रवायत के साथ, और हमारे जो जरगे होते हैं बड़े कबायली अमायदीन, वो इंटरेक्शन तो होती रही है माजी में भी। लेकिन अब ये देखें कि वफाकी हुकूमत जो है वो उस लिहाज से इंटरेक्शन नहीं रख रही है अफगान हुकूमत के साथ कि वो मिल बैठ के कोई इसका कोई हल निकाले कि पाकिस्तान में अमन आ जाए, और हमेशा ये कहती है कि जी वो तालिबान नहीं मान रहे। तो इसलिए अली गंडापुर साहब ने कहा था कि हमने एक दफ़ा हमारा एक डेलीगेशन गया भी था, और उन्होंने ये कहा कि हम ये फैसिलिटेशन दे सकते हैं कि हम उन अफगान लीडरों के साथ बिठा सकते हैं, लेकिन ये कि गवर्नमेंट अपनी संजीदगी तो दिखाए ना, सबको मिलकर एक फैसला करना होगा कि दहशतगर्दी को ख़त्म करना है तो कैसे ख़त्म करना है। और या तो देखें ना, कोई पॉलिसी दे दे कि जी हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, तो क्या पॉलिसी है, और अगर करना चाहते हैं तो क्या, किस लेवल पे करें, कैसे करें, कब इनिशिएटिव लें, ये कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, आपको एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। मेरे जो भाई ने कहा ना कि सूबे की जिम्मेदारी है, बिल्कुल सूबे की जिम्मेदारी है, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में सूबा अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये कोई स्नैचिंग या इस तरह की वारदातें नहीं है कि हमने ओमान में, लेकिन शौकत साहब विल है कि नहीं, ये भी तो सवाल है ना। जिस तरह तलाल चौधरी साहब ने कहा कि पख्तूनख्वा की पुलिस बहुत बहादुर है, उन्होंने कहा कि पख्तूनख्वा की पुलिस सिंगल हैंडेडली तनहा लड़ रही है, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है लड़ने के लिए। देखें, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। माजी में भी अगर एनपी का दौर देख लें, उसके बाद का दौर देख लें, पुलिस ने अपना रोल अदा किया है और कर रहे हैं, लेकिन टेररिज्म तो बहुत ज़्यादा है ना। और अभी रिसेंटली कोई 5-6 अरब रुपए और उनको वज़ीर आला साहब ने दे दिए हैं। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि ब्लेम गेम नहीं करना है। बैठ के अगर हमारे पास किसी चीज़ की कमी है तो वफाकी हुकूमत को चाहिए कि जी वो देखें कि जी ये कम है, ताकि देखिए अगर सूबे में अमन आएगा तो मुल्क में भी अमन आएगा ना। कोई हमें अकेले तो फ़ायदा नहीं होगा, पूरे मुल्क को इसका फ़ायदा होगा। तो इसलिए ये किसी एक पार्टी पर डाल के और सिर्फ ब्लेम गेम ही खेलना है तो फिर तो यही सिलसिला रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा भी खून में नहाता रहा है, बलूचिस्तान भी नहाता रहा है, उसका हल तो नहीं आएगा ना। अगर आपने हल निकालना है तो सबसे पहले एक तो एतमाद साजी करें, और ये जो नफरतें फैलाने वाले बयानात इसको ख़त्म करें। और दूसरा ये कि सूबे के जो हक है वो दे दें, ताकि हम अपने पुलिस को भी इक्विप करें, हम और भी वो करें। लेकिन अगर आप 2000 अरब आप पकड़ के रखें और आप कहें कि जी सूबा कुछ नहीं कर रहा, तो ये बड़ी जाती है, तो पता चलेगा कि वफाक इसमें संजीदा नहीं। ठीक है जाहिद खान साहब, अब एक तो मोहम्मद सादिक साहब को काबुल भेजा गया बात करने के लिए, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब टीवी शोज़ पर ये कह रहे हैं कि हो सकता है अफ़गानिस्तान में हम टारगेटेड स्ट्राइक्स कर दें। तीसरी तरफ एमल वली साहब ने कोट किया आर्मी चीफ़ को कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, आर्मी चीफ़ ने वज़ीर आज़म को कहा कि आप लोग हमें बॉर्डर पर क्यों जाने नहीं दे रहे, हमें अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। इन तीनों खबरों में कोई हमांगी दिखाई नहीं देती कि इसमें आइडिया हो जाए किसी सुनने वाले को, देखने वाले को, कि पॉलिसी है क्या विफाक की। आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि सोचा क्या हुआ है, करना क्या है? देखिए जी, एक तो ये कि पॉलिसी हुकूमत ने तो इसलिए ये मीटिंग बुलाई थी कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज आए और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते, और ताकि एक ऐसा लाइमल बनाए ताकि सारा कौम मुत्तहिद हो। जो भी काम करेंगे, चाहे वो लड़ना हो तो भी मुत्तहिद हो के लड़े, अगर आप मुज़ाकरात करनी हुई तो मुत्तहिद थी। लेकिन बदकिस्मती से नहीं हुआ, जिसके हम आज भी जिक्र कर रहे। जहां तक तालिबान की बात है, देखिए अफगान तालिबान इनको इग्नोर नहीं, टीटीपी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह ये थे कि हमारी पुरानी पॉलिसीज की वजह से वो एक दूसरे के सपोर्टर है, आज भी सपोर्टर है। मुझे आप बता दे कि जब उसने ख्वाजा साहब ने बात की तो टारगेट ऑपरेशन की उसने बात की। जब वहां से आपके यहाँ पे अटैक्स होते हैं और उसके जो रवाबित होते हैं वो अफगानिस्तान में मुख्तलिफ पॉकेट से होते हैं, तो क्या
फिर हक बनता है ना कि जो हमारे मुल्क को तबाही बर्बादी की तरफ लेके जाते तो बनता है कि उसके खिलाफ एक्शन करे। नहीं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कहती है कोई नया ऑपरेशन नहीं होगा, तो ख्वाजा आसिफ साहब कुछ और कह रहे हैं। नहीं, नया ऑपरेशन तो उसने तो ऑपरेशन की बात ही नहीं की ना। अच्छा। देखे ना, दो चीजें मिक्स हो रहे हैं कि जी ऑपरेशन तो एक और चीज होता था कि जिस तरह स्वात के इलाके में उस वक्त की हुकूमत ने किया था और सब लोगों को बाहर निकाला था और सब आवाम को साथ मिला के एक ऑपरेशन हुआ था, वो नहीं है। ये टारगेट ऑपरेशन होते, ये तो आप टारगेट ऑपरेशन कह दे या टारगेट जो मर्जी कह दे। तो ख्वाजा साहब ने तो वही बात की ना कि जिस जगह पे जहाँ पे ये लोग बैठे हुए जिसके कैब से या यहाँ से ऑपरेट जो कर रहे हैं उसके खिलाफ, देखिए उसके खिलाफ तो एक्शन लेना तो हमारा तो हक बनता है ना। जहां तक अफगान तालिबान की बात है, देखिए आप बस नहीं चलते या वो मसला हल करना नहीं चाहते, दो बातें जिससे नहीं हो सकते। आपको याद होगा कि जो दोहा माहिदा हो गया, दोहा माहिदे के बाद हमने कहा था कि अफगान ने अपने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। उसने जितने भी जेलें जो भरे हुए थे जिसको हम दुश्मन समझते थे, कतई को, अशरफ गनी को, उन्हें उन लोगों को टीटीपी को और दाइश को जेलों में डाला था। वो जेलें खोल गई और सारे वो निकल के आए, जो टीटीपी थे वो भी आ गई, दाइश भी आ गई। अभी जो मुसीबत है वो सारा, बिल्कुल। तो ये इजाफा क्यों हुआ कि इस अफगान तालिबान को चाहिए थे कि जब कब्जा करते तो कम से कम वो जेलें तो प्रोटेक्ट करते हैं ना, नहीं किया ना। ठीक है, इस वजह से नहीं किया कि वो अपने लिए मसले पैदा नहीं करते। मतलब और वो क्लियर नहीं है। ठीक है, मेरे पास लास्ट मिनट है जी। आखिर लफ्ज देखिए, आज वो मुझे यही नजर आ रहा है कि अफगान तालिबान क्लियर नहीं है। अगर वो क्लियर हो तो मुज़ाकरात करना बुरी बात नहीं है। उनकी पॉलिटिकल विल दिखाई नहीं देती। ताहिर खान साहब, मेरे पास लास्ट मिनट है। एक नई डेवलपमेंट ज़ल्मे खलीलजाद का वापस आना काबुल में, इसके अलावा अमेरिकी नुमाइंदा खसूसी भी वहाँ पर गए और एक प्रिजनर जो अमेरिकन प्रिजनर थे उनको छोड़ दिया तालिबान ने। इसके अलावा सिराजुद्दीन हक्कानी पर $10 मिलियन का जो हेड मनी था उसको कहा जा रहा है कि हटा दिया गया। तो अमेरिका और तालिबान के दरमियान कोई नई इंगेजमेंट शुरू हो रही है शॉर्टली। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हाँ, बिल्कुल एंगेजमेंट नहीं, पहले से भी थी, लेकिन पहले तालिबान के लोग अमेरिकन से मिलने के लिए दोहा जाते थे। अब अमेरिकियों ने चूंकि एंगेजमेंट को शायद वो ज़रा बढ़ाना चाहते हैं तो वो खुद आए हैं, काबुल आए हैं। तो मेरे ख्याल में अमेरिकी अब चाहते हैं कि बिल्कुल उससे अलग तरह, मैं नहीं करूँ कि वहाँ पर वो सफ़ीर भेजेंगे या हाई लेवल का वो एंगेजमेंट होगी, लेकिन वो चाहते हैं। एक सिर्फ लास्ट चंद सेकंड में शौकत साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। बयानात जो हैं इनसे अगर हम इस तरह बयानात देंगे, मैं आपको अपनी ज़ात के बारे में बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं जब सिराजुद्दीन हक्कानी साहब से मिला था 2022 जून में, उस वक्त मुज़ाकरात हो रहे थे, पीडीएम भी कर रही थी। उसने कहा था कि पाकिस्तानी, राणा सनाउल्लाह का बयान उसने मुझे उस वक्त बताया था कि ये अगर आपने हमें मतलब हमसे मेज़बानी भी करा रहे हैं और फिर आप बयानात भी वहाँ देखें इस्लामाबाद में, बयानात में बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। बयानात माहौल को ख़राब करती है और एतमाद साजी का वक्त है। मसाइल हल होने के लिए आपने कुछ CBM लेने हैं ना। अब सादिक साहब को भेजा है, अब थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा तो शायद कुछ न कुछ नतीजे सामने आ जाएं। ठीक है। तो वेलकम बैक नाजरीन। क्रिकेट के मैदान से कोई अच्छी खबर नहीं है। 115 रन्स की डिफीट पाकिस्तान की टीम ने फेस की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट चौथे T20 में, सीरीज़ भी हार गए। और इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान की परफॉर्मेंस अगर बॉलिंग की देखी जाए तो इंतहाई बिलो एवरेज रही। इस सारी सूरत हाल में एक आर्ग्यूमेंट ये था कि बाबर और रिजवान को हटाने के बाद जो नए चेहरे लाए जाएंगे वो एक नई अप्रोच डिस्प्ले करेंगे इस टीम के अंदर, लेकिन वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि अपने लोएस्ट पॉइंट पर पाकिस्तान की क्रिकेट इस स्टेज पर पहुंच चुकी है। इसका सलूशन क्या है, ज़िम्मेदारी किसको लेनी चाहिए, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब और याया हुसैनी साहब दोनों सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। याया भाई, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। ये जो नए चेहरे लाने का एक प्लान हमने तश्कील दिया था, पहले सर्जरी करने की बात हुई, उसके बाद में हमने मोहम्मद रिजवान को, बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया। रिज़ल्ट ये निकला कि 115 रन की हिस्टोरिक डिफ़ीट, शायद इससे बड़ी डिफ़ीट होगी नहीं अब तक T20 हिस्ट्री में। करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ। तो ये जो यंग ब्लड हमने लेकर आना था, जिसके हवाले से आकिब जावेद साहब ने कहा कि ये इसीलिए हम कर रहे हैं कि कल को आने वाले जो बड़े टूर्नामेंट्स हैं उनकी प्रेपरेशन करनी है। तो अगर ये सूरत हाल रही तो नए चेहरे लाने का भी फ़ायदा नहीं होगा, फिर दोबारा से क्या उन्हीं शख्सियात को वापस लाना पड़ेगा? क्या करें अब? देखिए मुजम्मिल, पाकिस्तान क्रिकेट में ये पहली बार हो नहीं रहा कि आप ये राग अलाप रहे हैं कि हमने आगे मुस्तकबिल के टूर्नामेंट की तैयारी करनी है। ये होता रहा है
जो मैनेजमेंट होती है वो मुस्तकबिल की बात करती है, और फिर जब टूर्नामेंट आता है तो कुछ कर नहीं पाते, और उसके बाद वो मैनेजमेंट की छुट्टी हो जाती है, और उसके बाद नई मैनेजमेंट आकर जो है वो नए मंसूबे देने लग जाती है। मैं अभी देख रहा था, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का तकाबुली जायजा लेने की कोशिश कर रहा था। हम ये जो कहानी सुना रहे हैं कि जी हम नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, ऑन द अदर साइड अगर हम न्यूजीलैंड की टीम की बात करते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी जो कि इस वक्त हदफ तनकीद बने हुए हैं, 4 T20 मैचों में न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 2 विकेटें उनके क्रेडिट पर है। उनकी विकेटों के करीब करीब भी पूरी की न्यूजीलैंड की जो फास्ट बॉलिंग है, अगर उनकी विकेटों के मजमुए को इकट्ठा कर लिया जाए तो शाहीन अफरीदी की विकेटें नहीं बनती। तो अब सर पकड़ने को दिल चाहता है कि हम ये बात करते हैं कि जी हम न्यूजीलैंड में जाकर हमारे खिलाड़ी कह रहे हैं, हमारा स्टाफ कह रहा है कि जी मुश्किल कंडीशन में हम खेल नहीं पा रहे, तो न्यूजीलैंड में जाकर हम नहीं खेल सकते, ऑस्ट्रेलिया में जाकर हम स्ट्रगल करते हैं, साउथ अफ्रीका में जाकर हम हार जाते हैं, लेकिन ये जो गैर मुल्की टीमें हैं वो पाकिस्तान आकर जीत जाती हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। बात सिर्फ प्रोफेशनलिज्म की है, दे आर प्रोफेशनल्स, इनको अपना 100% देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया ये है कि जो कहीं कप्तान नहीं होता वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी लेकर कप्तानी सीख रहा होता है। जिसको कहीं मौका नहीं मिलता वो पाकिस्तान टीम में आकर जो है खिलाड़ी बनने की कोशिश करता है। तो जब इस तरह की चीजें होंगी तो फिर इसी तरह के नतीजे आएंगे। बिल्कुल, इस पे भट्टी साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये मुझे तो ये समझ नहीं आता, ये शादाब खान की जो इंक्लूजन है टीम में, पहले तो ये किस परफॉर्मेंस की बेस पर हुई, और उसके बाद में अगर वो आ ही गए हैं तो उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस को भी आपने देख लिया। तो हम ओब्लाइज ही करते रहेंगे लोगों को, जो हम कह रहे हैं कि डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट लेके आनी थी, वो यही ब्रांड ऑफ क्रिकेट है। देखिए शाह साहब, पाकिस्तान क्रिकेट को वाकई सर्जरी की जरूरत है, और पाकिस्तान क्रिकेट का जो सिस्टम है उसको मुकम्मल ओवरहॉलिंग की जरूरत है। ये नहीं है कि शादाब खान फ्रॉम नोवेयर पाकिस्तान टीम में आ गए। 4 मैचों में शादाब खान ने 30 रन बनाए हैं और 11 ओवर्स उनसे बॉलिंग करवाई गई, उन्होंने गालिबन 113 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। तो मतलब जब तक हमारे यहाँ मेरिट नहीं आएगी, हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगी, बिल्कुल याहिया हुसैनी साहब जो बात कर रहे हैं यही हमारी क्रिकेट का अलमिया है कि हम हर बार एक मीडिया के लिए कभी सर्जरी की हेडलाइन दे देते हैं, कभी पब्लिक को कहते हैं कि जी अब हम तश्कीली 9 की तरफ जा रहे हैं, अब पाकिस्तान टीम जो है उसमें हम तब्दीलियां करने जा रहे हैं। लेकिन मसला ये कि हमारा जो क्रिकेटिंग सिस्टम है, मैंने तकरीबन अपने जो 4वीं दहाई मुझे इस दस्त की सयाही में हो गई है, मैंने तो शायद इससे बुरा टाइम पाकिस्तान क्रिकेट में कभी कभी आता रहा, लेकिन इतना लॉन्ग रन शायद अब नहीं हमें नजर आ रहा। मुझे लग रहा है कि हमारे पास एक आध इंडिविजुअल ब्रिलियंस, जिस तरह हसन नवाज ने एक सेंचुरी बनाई, पाकिस्तान मैच जीत गया, मीडिया ने भी 24 घंटे तक वाह करते रहे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आपने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान भी अपनी वर्स्ट डिफीट है 115 रन की, और न्यूजीलैंड की भी सबसे बड़ी जीत है रन्स के एतबार से। तो मेरे ख्याल में सर्जरी बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं, और भट्टी साहब बॉलिंग जो हमारी स्पेशलाइजेशन हुआ करती थी, जिस तरह याया ने कहा भट्टी साहब, कि अब जो प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं कोट एंड कोट, शाहीन शाह अफरीदी एक ओवर में अगर 4 छक्के खा रहे हैं, इसके अलावा उनको और शादाब को कलेक्टिवली 98 रन कंसीड कर लिए उन्होंने, तो फिर हमने रिलाई किस पे करना है? वो भी अगर इन पिचेस पे भी शाहीन शाह परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर कहाँ करेंगे? डेड रबर पे करेंगे, साउथ एशिया के अंदर करेंगे? देखिए, फिर हमारे पास जो नया टैलेंट है, जिस तरह अभी आकिफ जावेद एक लड़का है जो टीम के साथ वनडे टीम के साथ उसको भेजा गया है, तो फिर नए लड़कों को मौका दे। अगर अपनी टीम को खड़ा करना है, अगले 1 साल के अंदर पाकिस्तान को T20 एशिया कप भी खेलना है और T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो अगर उसकी हम तश्कील करने जा रहे हैं तो फिर इन लड़कों को थोड़ी देर के लिए खुदाफिज कह दें और नए लड़कों की तरफ जाएं। बल्कि शाहीन शाह अफरीदी की जो ससर है शाहिद अफरीदी, उन्होंने भी कल ट्वीट किए, उन्होंने कहा है कि शाहीन और शादाब को रेस्ट दिया जाए। जब शाहिद अफरीदी ये बात कर रहे हैं तो ये बात फिर पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट को समझ में क्यों नहीं आ रही? मेरे ख्याल में मेरिट जो है उसको जब तक हम एक क्राइटेरिया नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट में हमें इस तरह की बुरी खबरें मिलती रहेगी। या एक बात आप ही समझा दीजिए, वो ये कि एक वनडे टूर्नामेंट यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी हारने के बाद
मोहम्मद रिजवान को T20 की कप्तानी से हटा दिया और T20 का कप्तान उसको बना दिया जिसकी उससे पहले T20 टीम में जगह ही नहीं बन रही थी। 79 का स्ट्राइक रेट है सलमान अली आगा का। ये समझ आता है कि किस रीजनिंग के तहत हुआ है? देखिए, ये आई वॉश आपने एक लफ्ज सुना होगा, ये सिर्फ और सिर्फ वो है। मैं ये सोच रहा था कि शाहीन आफरीदी को और हारिस को आकिब जावेद ने जो है वो क्यों T20 टीम में रखा और वनडे टीम से ड्रॉप किया। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि आपने मुस्तकबिल में T20 क्रिकेट खेलनी है, वनडे क्रिकेट तो है ही नहीं। तो दिखाने के लिए तो आपने देखा कि यार हारिस को आपने ड्रॉप कर दिया, शाहीन को आपने ड्रॉप कर दिया, लेकिन पाकिस्तान तो वनडे क्रिकेट खेल ही नहीं रहा। मेरा ख्याल है कि आटे में नमक के बराबर आपने अब वनडे क्रिकेट खेलनी है। जो आपने बात की रिजवान को चैंपियंस ट्रॉफी जो 50 ओवर का टूर्नामेंट था उसकी बुनियाद पर आपने T20 की कप्तानी से हटा दिया, चले मैं मानता हूं, ठीक है, आपने कुछ करना था, आउट ऑफ द बॉक्स जाना था, बात समझ आती है। लेकिन आप मेरिट की बात कर रहे हैं जिस तरह माजिद भट्टी साहब, हम टीम का रोना रो रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड में ही मेरिट नहीं है। क्रिकेट बोर्ड में आपको अगर मेरिट नजर आ रही है तो मुझे बता दें, जो सिलेक्शन कमेटी में लोग बैठे हुए हैं, असद शफीक हो गए, अजहर अली हो गए, ये वो लोग हैं जो कि आज आप इनको कह दें कि भाई आपने जो है वो सिलेक्शन कमेटी में नहीं है तो ये क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे। ये वो तमाम लोग हैं जो बाबर आजम के डसे हुए हैं, बाबर आजम की मौजूदगी में इनका करियर खत्म हुआ, अब बाबर आजम जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आप जब तक प्रोफेशनलिज्म पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं लेकर आएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरह डगमगाती रहेगी। चलें ठीक है, न्यूजीलैंड की कंडीशन मुश्किल है, हम हार गए। चैंपियंस ट्रॉफी में कौन सी कंडीशन थी? हम 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में जाकर आ रहे हैं, वहां तो एशिया की कंडीशन थी, हम डिलीवर नहीं कर सके। अमेरिका वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप में वहां हम अमेरिका से हार गए। तो हर बार आपके पास जो है एक बहाना है, हर बार आपके पास एक एक्सक्यूज है। ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, इनको खेलने के लाखों रुपए मिलते हैं, करोड़ों रुपए की मैच फीस ये लेकर आते हैं, लेकिन आप जब खेल में बात करेंगे तो ये आपको एक्सक्यूज देंगे, कंडीशंस की बात करेंगे, कभी फॉर्म की बात करेंगे। अगर बाबर और रिजवान को हमने ड्रॉप किया और उनकी रिप्लेसमेंट ये है कि 56 पर 8 खिलाड़ी आउट हो रहे हैं, तो फिर उनको निकाला जाना भी कैसे जस्टिफाई होगा अगर उनकी रिप्लेसमेंट ही नहीं मिल पा रही है हमें? देखिए मुजम्मिल साहब, बात दरअसल ये, अगर आप ये समझते हैं कि बाबर और रिजवान को लाकर आप पाकिस्तान टीम को खड़ा कर सकते हैं तो फिर वही रोना रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को लेकर आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को निकाल दें। टीम में सिर्फ वही होने चाहिए जो टीम के लिए खेलें, टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेलें। आप डोमेस्टिक क्रिकेट किस लिए करवाते हैं? डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को आपने दीवार से लगाया हुआ है। आपकी सिलेक्शन का अगर ये हाल होगा कि जो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के खिलाफ मैच में 10 रन नहीं कर सका वो सिलेक्ट हो गया, और जो इंडिया के खिलाफ मैच का टॉप स्कोरर सऊद शकील है उसको आपने टीम से बाहर कर दिया, तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या आप बताना चाह रहे हैं? आप यहाँ पर हर किसी का कोई ना कोई चहीता है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जब तक ये चीजें चलती रहेगी, माजी में भी इस तरह होता रहा है। अब आप मोहम्मद यूसुफ साहब को पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच बना दिया है आपने, अजहर महमूद पाकिस्तान टीम के असिस्टेंट कोच है। मुझे ये बताइए, जो पाकिस्तान टीम की फास्ट बॉलिंग का हाल है, दो फास्ट बॉलिंग कोच इस टीम के साथ एसोसिएट हैं, जिस अंदाज में मुंह कहीं है बल्ला कहीं है हमारे बल्लेबाज खेल रहे हैं, तो मोहम्मद यूसुफ साहब ये सिखा रहे हैं। हमारे जो बड़े क्रिकेटर्स हैं वो सिर्फ टीम के साथ काम करना चाहते हैं, नेशनल अकेडमी में जाकर काम करना उनको पसंद नहीं है। अगर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रखेंगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा। हमारे क्रिकेटर या तो टेलीविजन के ऊपर है या क्रिकेट बोर्ड के अंदर है, ये हमारी क्रिकेट का हाल है। इसमें बिल्कुल भट्टी साहब जो या बात कर रहे हैं, एक तो मैनेजमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, आपको लगता है कि इंटरिम कोच हैं आकिब जावेद साहब, इसीलिए उस तरह का प्रेशर ही नहीं है उनके ऊपर, बिकॉज उनको पता है लॉन्गर रन में जवाब तो देना नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो टैलेंट की डिबेट होती है, इसमें शोएब अख्तर ने कहा कोई टैलेंट नहीं है मुल्क में, उन्होंने बाबर को भी फ्रॉड कह दिया। यूसुफ साहब कह रहे हैं टैलेंट बहुत है, लेकिन सिर्फ हमें मॉडर्न डे क्रिकेट की तरबियत देनी है इन खिलाड़ियों को। तो ये टैलेंट वाले आर्ग्यूमेंट में आप फिर किसको सपोर्ट करेंगे? देखिए शाह साहब, हमारे पास उस क्वालिटी का तो टैलेंट नहीं है जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में आप देखें, एक से बढ़कर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप और थोड़ी माइक्रो लेवल पर जाकर पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक क्रिकेट में टीमें सिलेक्ट होती हैं उनकी कहानियां सुने कि वहां कितने कितने टैलेंटेड प्लेयर हैं जो शिकवा करते हैं कि भाई हमें अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद इग्नोर किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ तो मसला ग्रासरूट क्रिकेट में है। अब मोहम्मद यूसुफ आज जब पाकिस्तान टीम में आ गए तो वो नई कहानी बता रहे हैं। कुछ दिन पहले जब वो टेलीविजन पर बैठे हुए थे
तो वो इसी सिस्टम पर तनकीद कर रहे थे, इसी सिलेक्शन पॉलिसी को गलत कह रहे थे। तो ये हमारी क्रिकेट जो तबाह हुई है, ये मैंने, आपने या याया हुसैनी साहब ने तबाह नहीं की, ये क्रिकेटर्स ने तबाह की है। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। आकिब जावेद को हमने इंटर्न कोच लेकर आए, लेकिन आप मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह इतनी क्रिकेट फॉलो आप भी करते हैं, अपने शोज में अक्सर सेगमेंट कर रहे होते हैं क्रिकेट पे, कि दुनिया की वो कौन सी टीम है जिसमें 2 महीने में 2 फॉरेन कोचेस बद इंतजामी की वजह से रिजाइन करके चले गए। अगर फॉरेन कोचेस चले गए थे तो हमें फिर कोई प्रोफेशनल कोच लाना चाहिए था। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट का हल पाकिस्तानी कोच नहीं है। जब भी पाकिस्तानी कोच आएगा, लाइकिंग डिसलाइकिंग होगी, मेरे ख्याल में एक अच्छा फॉरेन कोच लाने की जरूरत है, जिसको इख्तियारात दे, जिसको सिलेक्शन में भी पावर दे। यहाँ पर 2 बंदे मेरे हैं, 2 आपके, 3 उनके हैं, ये बंदरबांट जब तक चलती रहेगी, पाकिस्तान क्रिकेट को इस तरह के दुख मिलते रहेंगे। बिल्कुल, आप दोनों की जो बात का क्रक्स है वो यही है कि जब तक मेरिट की रिस्पेक्ट नहीं होगी, परफॉर्मेंस का यही हाल रहेगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब और याया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।